गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात चल रही थी 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की। लास्ट लेक्चर के आखिरी में मैंने आपको बताया था कि यह ऐसा समय है जिस समय कोई एक बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म जैसी फिलॉसफी भारत में इमर्ज नहीं हुई। 62 टाइप्स की अलग अलग फिलॉसफी और अलग अलग विचारधाराएं इस भारत भूमि में इस समय में आई है, और ये अलग अलग फिलॉसफीज में से 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नाम आपको मालूम होने ही चाहिए। कौन से? तो बुद्धिज्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध, जैनिज्म फिलॉसफी के फाउंडर है वर्धमान महावीर, और लोकायत ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसके फाउंडर है चारवाक या फिर अजित केश कंबलिनी आजीवक। इसके बारे में एक सवाल भी हमने डिस्कस किया था। इस फिलॉसफी के फाउंडर है मसखली पुत्र घोषाल। ये 4 नाम आपको मालूम होनी चाहिए, या आप रट लो, इसके नोट्स निकाल लो, 2-3 बार लिखने की कोशिश करो, लेकिन ये मालूम होने ही चाहिए आपको। ठीक है? तो दोस्तों, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। पर लास्ट लेक्चर में एक सवाल भी मैंने आपके लिए छोड़ा था कि सर 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ही इतना सारा बवाल क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग बाहर क्यों निकल रहे घर के, इतनी सारी फिलॉसफी अलग अलग प्रकार की क्यों जन्म ले रही है? कुछ तो कॉज होंगे, कुछ तो कारण होंगे। यही आज मैं इस लेक्चर में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ द श्रमण फिलॉसफी, ये जो 62 टाइप्स की फिलॉसफी है, इसी को मैं श्रमण फिलॉसफी कहता हूं। तो क्या रीजंस है? तो जैसे कि हमने देखा कि ब्राह्मणिज्म, जो कि इससे पहले वैदिक रिलीजन था, इसमें जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या माना गया है? तो वो है मोक्ष। हर व्यक्ति पागल है मोक्ष के पीछे की सर मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष के दरवाजे शूद्रों के लिए बंद थे, मोक्ष के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद थे, मोक्ष के दरवाजे गुलामों के लिए बंद थे। कई सारी अलग अलग बंधने इस समाज पर वैदिक सोसाइटी के पीरियड में डाले गए थे, लेटर वैदिक पर्टिकुलरली। इन बंधनों के अगेंस्ट में आवाज उठनी तो जायज थी। अब सर व्यक्ति है तो उसकी इच्छा आकांक्षा है तो होगी ही। अब सर अगर मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं तो ये गुलाम या फिर ये स्त्री या फिर ये शूद्र भी जानना चाहेगा क्या है मोक्ष करके, और इनकी भी तो इच्छा होगी कि हम भी मोक्ष पाना चाहते क्या है करके। ये ऐसा विद्रोही समाज, ये जो विद्रोह जो है ये समाज के अंदर में दबा हुआ था, ये बाहर नहीं निकल रहा था। और ऐसा जो प्रिपेयर ग्राउंड था, इस ग्राउंड में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी फिलॉसफी का इमर्ज होता है। कारण क्या है? तो एक एक कारण की हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहला रीजन है एक्सपेंसिव प्रैक्टिस ऑफ द ब्राह्मणिज्म। पहली बात तो मोक्ष इस कंसेप्ट को ये जो रिलीजन था ब्राह्मणिज्म रिलीजन, ये डिटेल में समझा नहीं पाया एग्जैक्टली है क्या, और उन्होंने जो समझाया वो मोक्ष था मरने के उपरांत का। अब सर नहीं मिला मरने के उपरांत तो क्या, कौन पूछेगा क्रॉस क्वेश्चन आपको? वही नहीं, रिटर्न कोई आता नहीं मरने के बाद। तो ऐसे एकदम अनसाइंटिफिक तरीके से मोक्ष के कंसेप्ट को इन्होंने समझाया लोगों को। लेकिन ये अनसाइंटिफिक तरीके को भी अच्छे से समझाकर लोगों को फंसाने की कोशिश की, साजिश की गई। क्या बताया गया कि अगर आप यज्ञ करते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, अगर आप एक्सपेंसेस दान धर्म करते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, आप पशुओं की हत्या या फिर बलि चढ़ाते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार का खर्चा सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इसीलिए ये जो सामान्य लोग थे, शूद्र, महिलाएं या फिर गुलाम, ये इनको भी तो चाह थी मोक्ष की, ये भी तो जानना चाहते क्या, लेकिन इतना खर्चा कर पाना उनके लिए मुश्किल था। तो इसीलिए एक मोक्ष का नया रास्ता ये ढूंढ रहे थे, और वो जरूरत थी इस समय की। इसीलिए बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे सिंपल रास्ते और सबके लिए मोक्ष की कंसेप्ट देने वाले रिलीजन का निर्माण होना ही था। ये एक जबरदस्त रीजन है। हार्ड लैंग्वेज, जो भी वैदिक धर्म की भाषा थी, वो जो मंत्र बोले जा रहे थे वो बड़े जटिल थे, समझने के लिए आसान नहीं थे। सामान्य व्यक्ति क्या जाने क्या है संस्कृत और क्या है श्लोक या फिर क्या है मंत्र, उसका मतलब भी उनको मालूम नहीं था। बस वो व्यक्ति आता था, मंत्र बोलता था, पैसे लेकर निकल जाता था, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हमें कुछ नहीं पता था, बस बता देता है मरने के उपरांत मोक्ष मिलेगा करके, कोई गारंटी नहीं थी। और ऐसी भाषा का मतलब क्या है जो हमें समझ में ना आती हो। तो ऐसी भाषा छोड़ना, और ये जो समझे वो भाषा लोगों ने अपनाने के लिए लोग आगे आने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही ये भी एक रीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी सिंपल टीचिंग वाली, सिंपल भाषा वाली फिलॉसफी के इमर्जेंस होने के पीछे का। एनिमल किलिंग, अभी तो लेटर वैदिक पीरियड में समाज
डेवलपमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। डेवलपमेंट्स क्यों आई? तो आयरन की खोज के कारण, पैडी प्लांटेशन के कारण, गंगा यमुना फर्टाइल प्लेन के कारण। सही सही समाज अभी अभी रास्ते पर चलना समाज ने सीख लिया था। लेकिन ये यज्ञ याग, ये जो मंत्र, वैदिक धर्म का जो रिलीजन था, इसमें वेदों में कई बार उल्लेख कहा गया है कि यज्ञ करते समय पशुओं की हत्या करनी चाहिए, पर्टिकुलरली गाय की। अब अगर गाय ही मर जाएगी तो बैल कहां से उत्पन्न होगा? और बैल किस काम में आता है? तो हल के लिए काम में आता है। कृषि के अनेकों काम बैल की मदद से किए जाते हैं। दोस्तों, अगर बैल ही मर जाएगा तो आपकी कृषि हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। इंसानों की शक्ति की बात नहीं है कृषि में काम करना। यहां पर आपको पशुओं की मदद लेनी आवश्यक है। और ऐसे में अगर पशुओं की हत्या अगर होती रहेगी तो काम फंस जाएगा। तो ये इस जमाने की ये एक आवश्यकता है कि इन लोगों को समझाना है किसी ना किसी ने आगे आकर कि आप ऐसा ना करो। तो इसके लिए ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी फिलॉसफी का उदय होता है। चेंजिंग टाइम, ये सबसे बड़ा रीजन है। दोस्तों, एक चरवाहा समाज अर्ली वैदिक पीरियड का। अब यह चरवाहा समाज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर इन्होंने आयरन की खोज लगाई, उसका सही सही इस्तेमाल करना इन्होंने सीख लिया। और सही सही इस्तेमाल करने के बाद इनको पता चला कि एक जगह पर स्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल होने के बाद पैसा कैसे मिलेगा, स्टेबल होने के बाद कृषि में कितना जबरदस्त परिवर्तन हम ला सकते हैं। ये सारी चीजें इनको डिटेल में समझ में आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो बदलता समय है, ये बदलता समय हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी समय चेंज होता है, समय स्टेबल नहीं रहता हर काल के लिए, वो बदलते रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। और यह परिवर्तन का जो काल होता है, इस परिवर्तन के काल में जो नए चेंजेस सोसाइटी को स्वीकार करने चाहिए रहते हैं, वो सोसाइटी का हर घटक, हर व्यक्ति, हर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बात को जरा ध्यान से समझो। अर्ली वैदिक पीरियड पिछड़ा हुआ समाज, लेटर वैदिक पीरियड में सुधारणाएं हो रही है। सुधारना किस वजह से हो रही है? तो कृषि के कारण, आयरन के कारण हुई है। और सुधारना सिर्फ एक ही समाज में, एक ही भाग में, एक ही वर्ग में देखने को नहीं मिल रही। हर वर्ग प्रभावित है सुधारणाओं से। तो हमने यहां पर मार्केट देखा, बार्गेनिंग सिस्टम देखा, इंटरनल ट्रेड देखा, एक्सटर्नल ट्रेड देखा, करेंसी देखी, एग्रीकल्चर देखा, प्लांटेशन का नया तरीका देखा, कई प्रकार के प्रोडक्शन क्रॉप्स हमने देखे, स्टेट नाम की संकल्पना देखी, वर्ग नाम की कंसेप्ट देखी। इस प्रकार के नए नए संकल्पनाओं का जन्म इस पीरियड में हो रहा है। तो यह परिवर्तन ही तो है। लेकिन यह परिवर्तन काल में इसी समाज के कुछ लोग नई संकल्पनाओं को स्वीकार करने से विरोध करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नई संकल्पनाओं का स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नई संकल्पनाएं हमने स्वीकार नहीं करनी। यह कोई इसी पीरियड में बात हुई ऐसा नहीं है, यह हर समय का किस्सा है। लेकिन सर, समय के अनुसार बदलना तो पड़ेगा, नहीं तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये जो पुरानी विचारधाराओं को पकड़कर रहने वाले लोगों को, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने आगे आकर बताना होता है कि सर, जमाना बदल रहा है, पुरानी कंसेप्ट पीछे छोड़ दो और नई कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर दो। इसी समाज में से किसी व्यक्ति को आगे आकर बताना पड़ता है। और वो व्यक्ति आगे आए, कौन? वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। इन्होंने समाज को बताया, समाज बदल रहा है, जो पुरानी कंसेप्ट है उसको पीछे छोड़ दो और नई संकल्पनाओं को एक्सेप्ट करो, उसका स्वीकार करो। पर सर, अगर कोई शूद्र या फिर वैश्य, अनपढ़ गवार व्यक्ति अगर सामने आकर परिवर्तन की भाषा बोलेगा तो उसका तो विरोध होगा ही, कोई नहीं सुनेगा उसकी बातों को। इसीलिए किसी ना किसी पावरफुल व्यक्ति ने ही आगे आकर बताना है। इसीलिए, और जब अगर पावरफुल रहेगा तो ही समाज उसकी बातों को मानेगा, समझेगा। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के दोनों क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय है दोनों, करके उनका समाज बातें सुन रहा है, समझ रहा है, मान रहा है। कोई अनपढ़ गवार या फिर कोई शूद्र या फिर सामान्य व्यक्ति जब जाएगा तो उसको 100% विरोध होगा ही होगा। तो ये परिवर्तन काल में, इस चेंजिंग समय टाइम में, ये पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ना और नई संकल्पनाओं का स्वीकार करना आवश्यक था। और वो नई संकल्पनाएं स्वीकार करने के लिए समाज को समझाना आवश्यक था। समझाने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी फिलॉसफी का इमर्ज होना आवश्यक था। पर ये बदलाव, ये परिवर्तन 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में हुआ ऐसे नहीं है। यह परिवर्तन 6th सेंचुरी आफ्टर कॉमन एरा,
सॉरी आफ्टर कॉमन एरा के 6th सेंचुरी में भी इसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो तब भी आपको कई सारे विद्वानों का जन्म होते हुए दिखेगा। भारत में और एक 13वीं शताब्दी में एक परिवर्तन का समय आया, जिस समय इस्लामिक अटैकर्स हुए, इस्लामिक रूलर्स भारत में आए, इंडियन रूलर्स भारत में थे, इन दोनों की बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ऐसे लड़ाई झगड़े वाले पीरियड में समाज को समझाना आवश्यक था कि अब ये परिवर्तन का काल है, तो पुरानी कंसेप्ट को पीछे छोड़ दो और सब मिलजुल के चलने का एक नया जो समाज है, इससे हम नया समाज बनाएंगे जो मिलजुल कर आगे डेवलपमेंट्स की तरफ चलता रहे। ऐसे समाज को बनाना है। तो ये परिवर्तन का काल में 13वीं शताब्दी में हमने देखा कबीर आए, नानक आए, रविदास आए, दादू दयाल आए। तो ऐसे कई सारे व्यक्तियों का जन्म लेना ही पड़ा उनको, या फिर उनको अपनी फिलॉसफी या फिर एक नई सीख समाज को देना उस समय में आवश्यकता ही बनी। अगर आपको बताऊं, आज से लगभग 200 साल के पहले ब्रिटिशर जब भारत में आए तो ब्रिटिशों ने हमें नई सारी संकल्पनाएं दी। ये एजुकेशन, ये डेवलपमेंट्स, ये जो सारी चीजें आज भारत में नए संकल्पनाओं में देखने को मिलती है, आज वो विज्ञान हम देखते हैं, आज इस प्रकार का एजुकेशन हम देखते हैं, आज जिस प्रकार की डेमोक्रेसी, लिबर्टी, लिटरेसी या फिर इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो बड़ी बड़ी भरभक्कम संकल्पनाएं हैं, ये सारी संकल्पनाएं हमें ब्रिटिशों ने सिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जब संकल्पनाएं ब्रिटिशों ने हमें सिखाई, तब भारत आज के समय में हमें पता चलता है कि इसका महत्व क्या है। ये पढ़ाई आपके जीवन से एलिमिनेट कर दी जाए, क्या रहेगा आपके जीवन को महत्व? इस देश से डेमोक्रेसी हटाई जाए, क्या रहेगा इस देश को महत्व? तो ये जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे जीवन में हमने लाई है, हमारे जीवन को इससे एक नया परिवर्तन मिला है, ये संकल्पनाएं हमें ब्रिटिशों ने दी है। लेकिन ये अच्छी होने के बावजूद भी शुरुआत में इसी भारत के समाज के कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, इसी संकल्पनाओं का विरोध किया। मैंने बताया ना, समाज का हर व्यक्ति नए संकल्पनाओं का स्वीकार करने के लिए उसकी मानसिक परिपक्वता होगी ही, ऐसा नहीं होता। कई सारे अनपढ़ गवार लोग पुरानी संकल्पनाओं को ही पकड़कर रखना चाहते हैं। तो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कई सारे विद्वान लोगों को आगे आना पड़ा, जिसमें से राजा राम मोहन रॉय, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, ये वो विद्वान लोग हैं जिनको भारत के समाज को आगे आकर बताना पड़ा कि नहीं, ये परिवर्तन का समय है, ये पुरानी संकल्पनाएं पीछे छोड़नी पड़ेगी और नई संकल्पनाओं को आगे लेकर जाना पड़ेगा। परिवर्तन काल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस परिवर्तन काल की एक खासियत है, ये आपको समझनी पड़ेगी। परिवर्तन काल में समाज को बदलना ही पड़ेगा, पुरानी संकल्पना पीछे छोड़ देनी ही पड़ेगी, नई संकल्पनाओं को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आसानी से ये काम नहीं होता, यही यहां से समझना है। आसानी से ये काम नहीं होता। इसके लिए एक पावरफुल सेक्शन को आगे आकर समाज को प्रबोधित करना पड़ता है, संबोधित करना पड़ता है कि भाई आज अब बदलने का समय आया है, छोड़ दो वो गई बीती बातें, नई संकल्पनाओं का स्वीकार करो। और ये पावरफुल सेक्शन में से ही किसी एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास कारण बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसी फिलॉसफी के इमर्जेंस के पीछे के। अब इसके स्प्रेडिंग के कारण क्या है? बुद्धिज्म इतना पॉपुलर क्यों हो पाया? कंपेरेटिव देखा जाए बुद्धिज्म और जैनिज्म के, तो बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों हो पाए पॉपुलर? तो साइंटिफिक टीचिंग है, तर्कवादी बात करते हैं, कोई ही अनसाइंटिफिक या फिर अंधश्रद्धा वाली कोई बात नहीं करते, अनसाइंटिफिक बातें नहीं करते, सिंपल टीचिंग है। क्या कहते हैं बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आया, वो प्रोफेशनली चोर था, उसने बुद्ध को बताया नहीं कि मैं चोर हूं करके, लेकिन बुद्ध के पास आने के बाद वो क्या कहता है बुद्ध को कि सर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो बुद्ध कहते हैं बिल्कुल बनो मेरा शिष्य, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है? मैं आपके जैसे वस्त्र पहन के आपके साथ में बैठूं क्या? बोले बुद्ध ऐसा मत करो, बोले तुम जो काम करते हो वही काम करो, बट होश में, बोध पूर्वक करो। तो बोले ठीक है। अब वो चोर चला जाता है घर। अब उसकी ड्यूटी के मुताबिक वो रात को 2 बजे जाग उठता है और टारगेट उसको मालूम है कि आज इस धनी व्यक्ति के घर में हमें डाका डालना है, वही उसका काम था। लेकिन बुद्ध का भी विचार उसके दिमाग में आया कि बुद्ध ने क्या कहा था, होश पूर्वक करना है। लेकिन जब भी वो चोरी होश पूर्वक करने की कोशिश करता है तो वो जो है उसका संतुलन खो बैठता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम है, वो आपको परमिशन ही नहीं देगा। होशपूर्वक जब आप किसी काम को करने की कोशिश करोगे तो वो काम सही होगा, तभी आपका मन आपको परमिशन देगा, अदरवाइज आपका मन आपको परमिशन नहीं देता। बुद्ध ने सिंपल तरीके से उसको बोध क्या होता है,
ये समझाने की कोशिश की। सिंपल टीचिंग, सिंपल लैंग्वेज, पाली भाषा, सामान्य लोगों को समझने वाली भाषा। इक्वालिटी टू मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष को इक्वालिटी। बुद्ध के संघ में शूद्र, महिला या फिर गुलाम सबको परमिशन है। और अगर आप संघ में आपने प्रवेश कर लिया तो चाहे वो ब्राह्मण हो या महिला हो या फिर शूद्र हो, सबका स्टेटस इक्वल ही रहेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं। रॉयल पैट्रोनेज, बुद्धिज्म को अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, ऐसे कई राजाओं ने पैट्रोनेज दिया, राजाश्रय दिया, इसीलिए बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई थी? 4। काउंसिल के कारण ही बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। फिलोसोफर्स लाइक नागार्जुन, नागार्जुन एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनको इंडियन आइंस्टाइन कहा जाता है, ठीक है। ये भी महायान बुद्धिज्म से प्रभावित थे और बुद्ध के बाद भारत में जो दूसरा चमकता हुआ सितारा बुद्धिज्म में देखा गया वो थे नागार्जुन। तो इस प्रकार के विद्वान लोग बुद्धिज्म में देखे करके बुद्धिज्म का इतना जबरदस्त प्रचार प्रसार हो सका। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बुद्धिज्म की टीचिंग के बारे में यहां पर समझ लिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यूपीएससी आईएएस और यूपीएससी एनडीए एग्जाम दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।